लोकसभा की 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल यानी 4 जून को परिणाम आने जा रहे हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल हैं। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी। इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल भी बनाए गए हैं, जिसमें 884 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाए। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं, और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है। और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने देहरादून के रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचकर मतगणना तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। उन्होंने कहा कि मतगणना की समुचित व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की जाए। साथ ही मतगणना स्थल पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, विद्युत की व्यवस्था के साथ ही शौचालय और साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्थाएं रखी जाए। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। राहत की बात यह है कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। अधिक जानकारी लेते हैं। एचएनएन पर मौसम निदेशक विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी नमस्कार सर, अब मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है प्रदेश में? क्या तपती गर्मी से जिस तरीके की राहत का पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो कैसा मौसम अब देखने को मिलेगा? देखिए, 3-4 दिन की अगर पीछे की बात करते तो उसमें राहत मिली है। जो आपको 1 तारीख में अच्छी बारिश पड़ी थी और उससे तापमान नीचे आए हैं। हालांकि अगर नॉर्मल से बात करें तो कुछ जगहों में अभी भी 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक जो है नॉर्मल से ऊपर है जी। लेकिन अब कल और परसों में भी जो एक्टिविटी वो मिलने वाली है प्रदेश में अनेक जगहों तक में, और उसमें भी हल्की से मध्यम बारिश है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। और उसके साथ जो वार्निंग अगर देखें तो जो इंटेंस स्पेल है या स्ट्रॉन्ग विंड्स है, स्क्वाल जिसको बोलेंगे, झक्कड़ जो है, जी। तो उसके भी कहीं कहीं पर मिलने की बिल्कुल संभावना है, चाहे वो प्लेन से चाहे हिल्स में बात करते हैं। तो 4 और 5 में जो है मौसम आपका बदल रहा फिर से, और उसमें बारिश होगी, ठीक ठाक होगी, और उसकी वजह से फिर से जो है तापमान जो है और नीचे आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो है अब ये केवल ज्यादातर जगहों में अगर तापमान देखेंगे तो वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे 5 तारीख तक जो है, या हो सकता है 1-2 डिग्री नीचे भी आ जाए सामान्य से। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। हालांकि फिर आगे जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा अगर मैं बात करूं जो है 6-7 तारीख में, तो 7 तारीख से आगे जो मौसम करीब साफ दिख रहा है 3-4 दिन के लिए आगे, तो थोड़ी बहुत वापस बढ़ोतरी होगी जरूर। लेकिन ये कि अब जो पीछे स्थिति थी हीट वेव वाली इस तरह का ज्यादा था, हाँ। तो वो शायद अब नहीं लग रहा कि आगे ऐसी स्थिति बनेगी। जी। डॉक्टर विक्रम सिंह, एक चीज एक और भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। प्री मानसून कब से प्रदेश में देखने को मिलेगा? प्री मानसून शावर, और जो मानसून आने की इस वक्त उम्मीद है वो कितनी तारीख तक सर अभी एक अनुमान लगाया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए मानसून का यहाँ हमारा जो उत्तराखंड में उसका पहुंचने का टाइम रहता है 20 जून से लेकर 25 जून के बीच हो रहता है। और केरल में जब आता है तो उससे कम से कम 20 डेज तो लेता है यहाँ आने में जो है, ठीक है। जी। तो अभी 20 से पहले तो आप इसमें नहीं हम कहेंगे कि जो इससे पहले पहुंचेगा। और नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे वो वहाँ पे हिट किया है करीब करीब केरला पे। तो मैं समझता हूँ जो नॉर्मल टाइम है उसी में अभी आप कह सकते हैं कि आना चाहिए। और बाकी उसके लिए ऐसी फोरकास्ट कोई दी नहीं गई कि इतनी तारीख में यहाँ पहुंचेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा। और जो जी। प्री मानसून शावर होते हैं कि जब मानसून में पहुंचने वाला होता है तो उससे 2-4 दिन पहले जो एक्टिविटी बढ़ती है जी। रेन थंडरस्टॉर्म की, और फिर ये लग रहा है कि फ्लो जो है मानसून यहाँ तक भी आ जाएगा, तो उन चीजों को हम लोग प्री मानसून शावर फिर बोलते हैं। जी। जी सर, एक अंतिम सवाल है। इस बार ये कहा जा रहा है कि मानसून में ज्यादा बारिश होगी, तो उत्तराखंड के लिहाज से सर इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, देखिए जो पहले दिया गया था पूर्वानुमान, उसमें अप्रैल में जो है उसमें यही बोला गया था कि जो पूरे कंट्री की जब बात कर रहे हैं तो 106% उसके रहने की उम्मीद है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 61% है। बोली गई थी कि इस बात की संभावना जो है 61% तक है कि जो है मानसून इस बार जो है सामान्य से ऊपर रहेगा, और उसमें 106% या उससे ज्यादा जो है बारिश पड़नी चाहिए। अब दूसरा जो पूर्वानुमान अभी मई में दिया गया उसमें अलग अलग एरियाज के लिए भी दिया गया, वो सेम है जो एक्चुअल बोला गया कि रहेगा मानसून, वो तो सेम है ही है। उसके बाद जो है रीजन वाइज भी दिया गया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने अभी जो दिया गया प्रिडिक्शन IMD द्वारा, जी। तो उसमें ये कि 92% से 106% तक बोला गया। तो ये ज्यादा बात की संभावना बिल्कुल है कि इस बार सामान्य या उससे ऊपर ही मानसून उत्तराखंड में मिलेगा, जी। क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसे भी आप देखेंगे जो राजस्थान की स्टेट है उनसे ज्यादा बारिश मिलती है रेनी सीजन में। तो इस बात की संभावना है कि थोड़ा हायर साइड में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। जी। ठीक है डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत शुक्रिया, आपने चैनल पर अपनी बात रखी और आपने पूरी तरीके से डिटेल में बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर कैडर की IAS अधिकारी शीतल नंदा को जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किया है। इसी के चलते मतगणना प्रेक्षक शीतल नंदा जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया है। मतगणना की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान प्रेक्षक ने स्ट्रांग रूम और मतगणना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा। साथ ही निगरानी और नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा है कि जिले में गणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। और गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इंदिरापुरम क्षेत्र के वैशाली इलाके की ये पूरी घटना है। तो इंदिरापुरम क्षेत्र के वैशाली इलाके में अचानक घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची तो हैं, लेकिन दोनों ही गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हो सकता है किसी एक गाड़ी में, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी भी उसकी चपेट में आई होगी, ऐसा अनुमान है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा, यहाँ पर जो आग लगी है अचानक से गाड़ियों में, क्या कुछ वजह सामने निकल कर आ रही है और क्या दोनों गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं? जी, आपको बता दें कि ये जो मामला है गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 का है, जहां पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी और अचानक इन गाड़ियों में आग लग गई। अभी तक जो जांच की गई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहां लगातार जगह जगह पर आगजनी दिखाई दे रही है। घरों के AC तक में ब्लास्ट हो रहा है। जिस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये आग लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक है सीमा, आपने कि गर्मियां बहुत हैं, कभी AC ब्लास्ट हो जाती है तो कभी अचानक गाड़ियां जलने लगती हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
चले आगे बढ़ते हैं। चुनावी नतीजों से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने जनता की जान को खतरे में डाला है। बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। इन्होंने विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को ठगा है और अब जनता बीजेपी के खिलाफ आंदोलित है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत देश की जनता की जीत है। एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार का चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया, महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया, युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराईं, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग
पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की, योजना आयोग खत्म किया, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। उधर कानपुर देहात में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। भीषण गर्मी के चलते अब मशीनों में भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बता दें कि बढ़ती गर्मी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलने से घबरा रहा है। वहीं बिजली विभाग बिजली आपूर्ति को दुरुस्त रखने के लिए ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे मशीनों का तापमान सही किया जा सके। इस समय बाहर का तापमान जो है 48 से 50 डिग्री हो गया है और हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं इस समय लोड भी बढ़ गया है। घरों में एसी का लोड बढ़ गया है, पंखे का, कूलर का लोड बढ़ने की वजह से हमारे सिस्टम में लोड पहले से लगभग 1.5 गुना हो गया है। तो मशीनें हीट हो रही हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग जो है उनको पानी से ठंडा कर रहे हैं ताकि सिस्टम का टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहे और हम आप लोगों को बत्ती दे सकें। लेकिन फिर भी हम जनता से अपील करेंगे कि जब एसी की आवश्यकता न हो या तो उसको कम यूज़ करें, कूलर का प्रयोग कम करें और बत्ती का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। जितनी आवश्यकता हो उतना प्रयोग करें, जिससे सभी को पर्याप्त बत्ती मिल सके और इस गर्मी से